नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, YouTube पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात के लेखक है मोहन राकेश। उसका जन्म सन 1925, निधन सन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे। उनकी साहित्यक बहुत रुचि थी। अंततः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की थी और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज के जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य करते थे। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह था। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। मोहन राकेश का प्रख्यात उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इसके प्रसिद्ध नाटक थे। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार थे। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश है, उसमें से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वानुभूति विवरण में प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता है। चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी ही जगह है। जब लेखक पहली बार गुलमर्ग एक कश्मीर में हिल स्टेशन है, वहाँ एक यात्रा वृत्तांत एक घूमने लायक स्थल हिल स्टेशन है, वो कश्मीर में आया हुआ है, पहाड़ी इलाका है। तो कुछ लोग वहाँ कुछ जगह लेकिन हम जब पहली बार जाते हैं तो कुछ जगह को देखते ही हमारी आंखें चौंक जाती हैं, आश्चर्य से चकित हो जाती हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि जैसे हम उसे देखते ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाते हैं। तो गुलमर्ग ही ऐसी एक जगह नहीं है कि गुलमर्ग को देखकर हम ऐसा ही लगता है कि हम दूसरी बार भी यहाँ घूमने जाएं। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब से मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गया था, लेकिन लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गए थे तो उसे बस असाधारण ही लगा था। एक खुला मैदान और देवदारों के झुरमुट के वृक्ष थे। तब घंटे भर में एक घंटे में सारा गुलमर्ग घूमकर देख आया था। वह एक असाधारण ही लग रहा था लेखक को। और देवदारों के वृक्ष एक बड़ा सा पहाड़ी इलाकों में होता है और बड़ा ही लंबा और घना होता है। और देवदारों वृक्ष से हमें कान, नाक की जो दुख दर्द होता है उसमें वह उपयोगी आता है। और डायबिटीज जैसे ही मर्जी दर्दी होते हैं उसे देवदारों के वृक्ष की वो औषधि है। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता है। गुलमर्ग इतना बड़ा हिल स्टेशन है कि एक बार हम जाए तो 1-2 दिन में टाइम लगता है। तो लेखक महीनों भर गुलमर्ग रहे थे।
और बाद में कभी उस स्थान को पूरा देख भी नहीं रहेगा। वह महीनों तक गुलमर्ग रहे, 1 महीना तो भी पूरा गुलमर्ग देख नहीं पाए थे। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि गुलमर्ग रहने के बाद हमें वहाँ के स्थान ऐसा आत्मीय हो जाता है, लगा हो जाता है कि जैसे वह हमारा ही देश है। गुलमर्ग हम यहाँ ही रुक जाए, यहाँ के जाने का मन नहीं होता है। उससे आत्मीयता गहरी हो जाती है और लागणी आत्मीयता हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देख लगता है कि ये मैदान है, ये सपाट मैदान है, उसके एक हिस्से के रूप में ही देखने को लगता है। कांपती तितलियाँ, उड़ते बादल और बर्फ के चमकती पहाड़ियों की तरह तितलियाँ भी कांपती है। ठंडी के कारण तितलियाँ होती है वो कांपने लगती हैं और बादलों में बर्फ होने लगते हैं और चमकने लगते हैं। जो पहाड़ी हो वहाँ पहाड़ के कारण बर्फ ढक जाता है, बर्फ के कारण पहाड़ ढक जाता है और चमकीले हो जाता है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है कि दूसरी ओर पूरा विस्तार, पूरा इलाका जिसमें वह खुद भी वहाँ रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है कि उसमें वो ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ ही इसके साथ हूँ, उसमें ही समा जाऊँ। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने बिछड़ने का अपने उस रूप में जियो जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बन जाता है। लेखक सूर्योदय, सुबह जब सूर्य उगता है तब और सूर्य अस्त होता है तब, એટલે કે संध्या के समय घना कोहरा हो जाता है। पीली धूप, शाम के समय कोहरा हो जाता है और पीली धूप हो जाती है संध्या के समय, और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो ऐसा लगता है कि वह उसे बिछुड़ता है, वह उसे छोड़कर चला जाता है। वह अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित हो गए कि वह उस रूप को या गुलमर्ग को इतना परिचित हो गया है कि सदा वह उसे अपरिचित ही बना रहता है कि वह कितना बड़ा गुलमर्ग हिल स्टेशन है, वह परिचित हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि वह अपरिचित बना रहा है। गुलमर्ग में अब सपने फूल बनकर उगते हैं। गुलमर्ग है वहाँ सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली की आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कपोलें फूट जाती हैं। गुलमर्ग फूल એટલે કે गुलमर्ग वहाँ जाते ही सपने फूल बनकर उग जाते हैं और सारा जगह हरियाली हरियाली छाई जाती है। और लाल घना छतों के ऊपर એટલે કે आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। ये दृश्य उसे देखकर आकाश मुग्ध हो जाती है और फूलों में नए नए रंग भर अलग अलग એટલે કે फूल आ जाते हैं, नए नए रंग के फूल आ जाता है। वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती कि वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाते हैं એટલે કે नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए पत्ते उगते हैं, वो कोपलें फूट जाती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है कि वह गुलमर्ग में वह जाते हैं तो हर क्षण अलग अलग अनुभव हो जाता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों में पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं कि बादलों में पोर्टिको की ओर बरबाद पोर्टिलो के बरामदा એટલે કે बरामदा के ओर नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हुए हैं। यात्रा वृत्तांत है, वो यात्रा स्थान लोग घूमने आ जाते हैं तो घास के ऊपर बैठे होते हैं और बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती हैं। दूर दूर तक सैलानियाँ એટલે કે घूमने के लिए जो लोग आते हैं वो टहलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं।
घोड़ों की दौड़ाती नजर आती है कि इधर उधर घूमकर घोड़ों की तरह इधर से उधर घूमते नजर आते हैं। गुलमर्ग देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं कि रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के कारण उसे जहाँ तहाँ छिटके दिखाई दे। सहसा प्रकाश में नई नई पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं और अचानक से नए नए पारदर्शक के बूंदे એટલે કે ओस के जो बूंदे आती हैं वो फूलों पर पड़ती है और उसके बूंदे पड़ने को रंग फूल सुंदर देखने को लगते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है कि रंगीन बिंदुओं के पूरा विस्तार पूरा इलाका एक बार सिहर जाता है और अपने में समेट लेता है कि खुद अब हमारे में समेट लेता है। हरियाली का सपना कुहासे फूल में बदल जाता है कि हरियाली ही हरियाली देखने को मिलते हैं और कुहा के कारण फूल भी बदल जाते हैं कि उसमें फूल भी नए नए देखने को मिलते हैं और अपने में समेट लगता है और खुद में समेट लेता है। मैदानी सुरमई आभा ओढ़ लेती है कि खुला मैदान है और उस खुले मैदान में पेड़ पौधे लगे होते हैं और सारे जगह हरियाली हरियाली दिखाई रहता है और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, चारों तरफ धुमस ही धुमस है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रंगीन ऐसे ही कोमल विस्मृत और निठाल। अब चारों तरफ धुंधला ही धुंधला देखने को मिलती है धुमस के कारण और बेबस होकर पगडंडिया पतली पतली नरम એટલે કે वह चलने के कारण घूमने फिरने के कारण वह पगडंडियों के कारण चहल पहल हो जाती है। पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बारिश हो रही है बाहें फैले रंगीन ऐसे ही कोमल कि बाहें फैला रही है ऐसे कोमल ही रंगीन विस्तृत और निठाल। विस्तृत पूरी तरह सारा इलाका विस्तृत तरह देखने को मिलते हैं। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। लेखक मोहन राकेश जब सवेरा होता है तो उसका वो बोलते हैं कि सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जब सुबह होती है तो फूल में नया सपना जन्मेगा એટલે કે नया फूल आएगा। आकाश में बादलों में नन्ही नन्ही दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे कि आकाश और बादलों में नन्हे नन्हे द्वीप એટલે કે पहाड़ इधर उधर भटकते फिरते हैं। भेड़ और बकरियां के रेवट पगडंडियों टक जाएगी। भेड़ बकरियों है उसका समूह चलने के कारण पर टक जाएगी। इधर उधर चहल पहल करने से भेड़ बकरियों के पैर में टक जाएंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करते कि दिन और रात कब होगी सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी। जब गुलमर्ग में रात हो जाती है तो सब खामोश हो जाता है, सब अपने अपने घर चला जाता है। जो दिन में समय इतनी वाचाल हो और दिन में सब यात्रा वृत्ता आते हैं तो इधर उधर घूमने जाते हैं और वाचाल को हो जाती है। लेकिन मतलब के वाचाल की ओर चहल पहल એટલે કે बातें करके टहलते हैं और वाचाल अपने आप हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक जब रात के समय यहाँ होटल में रुके थे तब की बातें कर रहे थे कि गुलमर्ग की रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। एक रात वह गुलमर्ग में होटल में रुके थे। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। रात के समय लेखक है वो खिड़की के पास खड़े थे। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। शाम के समय बारिश हो रही थी। दूर दूर के सामने बरसती घटा उसके ओर देखने को मिलती, उसकी ओर बढ़ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तक वह मुझे तक पहुँचे और मुझे अपने ओर लपेट ले। लेखक वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि बारिश की वो घटा
वो मेरे पास आए और मुझे उसमें समेट ले। बरसाती घटा के गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना था कि बरसात की जो घटा होता है वो रुक जाती है, तो उससे बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना था। घटा ऊपर से धीर आए तो व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाएगा, कि बारिश की जो घटा होती है उसके ऊपर आ जाती है और व्यक्ति को अपना छोटा करके उसमें छा जाता है। यह उसकी अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। कि लेखक जब खिड़की के पास खड़े थे तो वह बरसाती घटा को वो मेरे पास आए और मुझे उसमें समेट ले, और मैं उसमें समेटकर उसमें ही खो जाना चाहता हूँ। इस बार आती हुई घटा का वह यह संकेत है कि सामने था और वह उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा होकर उसे बुला रही है कि आ आ मेरे पास। तुझ में कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा में तेजी से नहीं बढ़ रही थी। तुझ में कमज़ोर એટલે કે तुझ में वह कमज़ोर नहीं थी। हवा तेज से आ रही थी, घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। घटा शांत हो गई थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। तूफान जोर से चल रहा था। बार बार जोर से गरज होती थी। बिजली की गरज जोर से हो रही थी, जिसमें धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती हैं। धरती और आकाश की जो बिजली के कारण वो सिराएं हैं वो भी कांपने लगती हैं। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का यह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर देता था। कि बार बार वह चित्र पर बिजली की ओर बिजली होती है, उसके कारण वह चित्र पर पड़ती है और वह कांपने लगता है। प्रकाश के कारण वह वस्तुएं कांपने लगती है और भयानक विस्फोट होता है और सभी चीज़ें नंगी दिखने मिलती है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजली क्या यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक खुश थे कि ये घटा है, थोड़ी देर में मेरे ऊपर बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी और बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ओर लेने के लिए तैयार था। लेखक बाहें फैलाए वो घटा को अपने ओर समेटने के लिए तैयार थे, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर से ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगी थी। मगर अचानक हवा रुक गई और तूफान भी ठिठक गया और दूर से ही कटे पक्षी એટલે કે पक्षी के पंख वो कटे जाते हैं तो वो भी दम तोड़ देते हैं। तो वैसा ही लेखक वह बिजली के कारण वह घटाए शांत हो गई थी तो लेखक का भी दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरे भी बिजली की भी सांस रुक गई और मेरी भी सांस रुक गई और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से ही मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। हवा रुक गई तो उसके कारण वो भी सपनों की तरह देख रहे थे कि मैं भी आकाश में आसमान में हूँ और नीचे आना पड़ा। तूफान का जोम उतर गया। तूफान का जो जोर था वो कम हो गया और उसके साथ ही मेरा भी और उसके साथ लेखक का भी जोर कम हो गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका था। मैं उसके सामने उसके जैसा नहीं हो सका था। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। वो ऐसे पल थे कि हमारे जीवन में 1 या 2 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। गुलमर्ग में वह रहते हैं तो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ पर रहने चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। जब हम इतने समय रुकते हैं तो वहाँ रुकने पर भी हमें पता चलता है कि उसका आकर्षक गुलमर्ग का जो आकर्षक है वो व्यक्ति को फिर से दोबारा खींचकर यहाँ ले आ सकता है। वरना वहाँ क्या एक खुला सपाट मैदान वरना वह है क्या एक खुला मैदान सपाट मैदान
ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, कि वहाँ जो गोल्फ है वो गेम है वहाँ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, कि व्यक्ति है वह गुलमर्ग बार बार क्यों जाना चाहते हैं? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? क्या वह गोल्फ खेलने के लिए ही वह गुलमर्ग जाना चाहता है? तो गुलमर्ग है वह एक हिल स्टेशन ऐसा देखने लायक है कि जब हम पहली बार जाते हैं तो हमारा दूसरी बार भी जाने को मन करता है। शब्दार्थ और हम टिप्पणी देख लेते हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तितलिया तिराहा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। रोमांचिक आनंद देने वाला, हर्षित करने वाले। पोटिको बरामदा या ड्योढ़ी। रेवट એટલે ઝુંડ, कहर એટલે અત્યાચાર, दम तोड़ना, मर जाना। बाय विद्यार्थी।